बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मैं शुरू करूँगी सबसे पहले सूरह आल इमरान की आयत नंबर 92 है, जिसका मफ़हूम है कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पा सकते, नेकी के मर्तबे को नहीं पहुँच सकते जब तक उन चीज़ों में से खर्च ना करो जिनको तुम महबूब रखते हो। अगर हम देखें तो हमें सबसे ज़्यादा महबूब अपनी अना होती है, अपनी ख्वाहिश होती है। तो क्या हम अपनी बुरी आदतें, इतना गुस्सा और जो हमने बुग़्ज़ और कीना अपने दिलों में रखा हुआ है, उसे अल्लाह के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? जो हमारे अंदर तकब्बुर है और जो जिन प्लेज़र्स के पीछे हम भागते हैं, जिन लज़्ज़तों को हम पाना चाहते हैं, उनको छोड़ने के लिए हम तैयार हैं? क्या हम जिहाद बिन नफ्स के लिए तैयार हैं? नफ्स हमारी ख्वाहिशात के ज़रिए हमारे जज़्बात को भड़काता है और आज हम इंशाअल्लाह यहाँ से कम अपने जज़्बात के बारे में अवेयर ज़रूर हो जाएँगे। ये सीख जाएँगे कि इस इमोशनल ट्रैप को समझना कैसे है, जिसमें हम जकड़े हुए हैं और जिसके सामने हम बेबस हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता, हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि पॉज़ लें, पॉज़ लें। जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी कुछ ऐसा हो तो पॉज़ किया करें, उसके बाद आप रिस्पॉन्स किया करें। लेकिन भई हमें तो उस वक़्त पता ही नहीं होता ना कि पॉज़ लेना है। हम तो उस टाइम इतने ज़्यादा उस लूप में फँस चुके होते हैं कि पॉज़ लेने का तो टाइम ही नहीं होता हमारे पास, क्योंकि हमें जवाब देने होते हैं, हमें अपना गुस्सा निकालना होता है, जज़्बात का इज़हार करना होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन बता दूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची और जो भी आज मैं शेयर करने वाली हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ है उसका लिंक। मेरी एजुकेशन डिग्री वाइज़ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। लेकिन मैंने साइकोलॉजी में डिप्लोमा किया, उसके अलावा साइकोलॉजी में मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ किए हैं और मैं करती रहती हूँ। मेरी जो लाइफ़ जर्नी है वो काफ़ी टफ़ रही है। एक बहुत मुश्किल ज़िंदगी मैंने गुज़ारी और मेरी ज़िंदगी में एक फ़ेज़ ऐसा आया जब मैं सीवियर डिप्रेशन में चली गई। उस टाइम पीरियड में आई थिंक 3 साल या उससे कुछ ज़्यादा अरसा होगा। एक्सट्रीम डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, हाईली इमोशनली अनस्टेबल पर्सन थी मैं और उस वक़्त किसी को पता नहीं था कि थेरेपी लेनी है या क्या करनी है। लोग हमारे इर्द-गिर्द इतने अवेयर होते नहीं हैं और वो हमें आके सिर्फ़ तसल्ली दे रहे होते हैं और बस वो हमें और ज़्यादा उनकी बातों से जो जिस तरह से वो सिम्पैथी रख रहे होते हैं, हम और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ख़ैर वो वक़्त गुज़रा, जो लोग थे, जो तकलीफ़ दे रहे थे, वो मेरी ज़िंदगी से चले गए और उसके बाद थोड़ा बहुत मेरे मेंटल स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई और फिर मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया और साइकोलॉजी पढ़ना शुरू की, सेल्फ़ स्टडी शुरू की, फिर डिप्लोमा वग़ैरह किया, कोर्सेज़ किए। फिर मैं एक जगह पे स्टक हुई तो मैंने सोचा कि मैं थेरेपी ले लेती हूँ। अब जब मैं थेरेपी लेने के लिए गई तो मेरा थेरेपी का एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा क्योंकि वो ज़्यादातर सिर्फ़ इतना ही होता था कि मुझे कोई सुनने के लिए एक अवेलेबल हो जाता था जो मुझे अ, एम्पैथेटिक वे में सुन रहा है, नॉन जजमेंटल है, लेकिन मेरी जो कोर प्रॉब्लम थी ना, जो मैं जड़ से अपने इश्यू रिज़ॉल्व करना चाहती थी, वो हो नहीं रही थी। तो थोड़ी बहुत मुझे अवेयरनेस मिल गई, चलो अच्छा ठीक है, ये भी होता है, ये भी होता है। लेकिन
वो जो थेरेपी थ्योरी वाइज जो भी चीज़ें होती हैं जो हमने भी पढ़ रखी होती हैं वो बता दिए थेरेपिस्ट ने भी। और सच्ची बात यह है कि अच्छे थेरेपिस्ट जो हैं उनको देने के लिए मेरे पास फीस नहीं थी, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो जो मेरे अवेलेबिलिटी थी मैं उन्हीं के पास गई। तो ये एक डिफरेंस था, क्योंकि थेरेपिस्ट का मैं यहाँ पे मेंशन करती चलूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, थेरेपिस्ट या तो वो होते हैं जो कि ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं, ट्रेंड थेरेपिस्ट हैं, जिन्होंने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली है किसी के अंडर, प्रोफेशनल्स के अंडर, या फिर वो हैं जिन्होंने अपने ऊपर कुछ काम किया है रिगार्डलेस ऑफ डिग्री। तो उन्होंने अपनी उनकी एक लाइफ जर्नी गुजरी है और उन्होंने अपने ऊपर हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, समझ चुके हैं। और फिर वो, क्योंकि साइकोलॉजी हर इंसान की एक जैसी है तो उन्हें समझ आ चुका होता है। खैर, वहाँ से भी मैं आगे चली, फिर मैंने सेल्फ स्टडी करते हुए, और अल्लाह से मेरी हर वक्त यही दुआ होती थी कि अल्लाह मुझे बस ठीक होना है, मुझे रास्ता दिखाएं। तो अल्लाह ताला ने कोर्सेज करवा दिए, कुछ एक रोड मैप मिल शुरू हो गई। मैं अभी भी अपनी हीलिंग जर्नी में हूँ। परफेक्शन कहीं भी नहीं होती, 100% कोई भी ठीक नहीं हो सकता है। तो अब भी मैं इस सफ़र में आगे चल रही हूँ, और जो मेरे पास जितना है अभी इल्म, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो मुझे समझ में आया है, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है, वो मैं आज बताना चाह रही हूँ सबको। मैं प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं सेल्फ डेवलपमेंट पे ज़्यादातर मैं काम करती हूँ। मैं यहाँ पे अपने भाई की कहानी शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ, क्योंकि वो मेरी लाइफ में काफ़ी इंस्पायरिंग किरदार रहा है उसका। मेरा भाई अभी 15-16 साल का था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। अ, वो अभी अपने टीनेज में था, 15-16 साल का था जब उसकी आईसाइट कम होना शुरू हुई, और आहिस्ता आहिस्ता उसका विजन लॉस शुरू हो गया और फिर वो ब्लाइंड हो गया। ये एक बहुत रेयर डिजीज़ होती है, आई डोंट नो इसको ग्लाइकोमा कहते हैं या क्या कहते हैं, लेकिन उसके साथ ये थी और उस वक़्त कोई इसका क्योर नहीं था। अब शायद सर्जरी वग़ैरह होती हो, लेकिन बहुत पुरानी, आई थिंक 2004-2005 की बात होगी। तो उस टाइम इसका कोई एज़ सच क्योर था नहीं। मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, मुझे तो समझ नहीं थी इतनी चीज़ों की। लेकिन मुझे ना एक चीज़ बहुत इंस्पायर करती थी अपने भाई की। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट और एक बहुत हैप्पी पर्सन था, खुश-खुश रहने वाला। मतलब मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि एक इंसान जिसने दुनिया देखी हो, उसकी दुनिया के सारे रंग ख़त्म हो गए और वो उसकी लाइफ़ ग्रे हो गई, और फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में इतना हँसता, मुस्कुराता, और ना सिर्फ़ खुद खुश है बल्कि लोगों को भी वो खुश रखता है। मतलब हमारी फ़ैमिली की वो जान था, दूसरों को भी खुश रख रहा है वो। तो मुझे ना बड़ा एक मैं बड़ी क्यूरियस थी जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू की कि ये कैसे होता है? अब वो कुरान पाक की तिलावत भी कर रहा था, हिफ्ज़ भी कर रहा था, ब्लाइंड होने के बावजूद हर चीज़, मतलब वो अल्लाह ताला से भी उसकी शिकवे-शिकायतें नहीं थी। इतना वो तवक्कुल करने वाला और हर चीज़। तो मैं ये सोचती हूँ कि बहुत से नेक लोग भी हैं कि वो ऐसे हालात में बहुत मायूस हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ क्या था? वो यहाँ पे आता है जिसे साइकोलॉजी में कहा जाता है हेडोनिक ट्रेडमिल या मूड सेट पॉइंट। ये क्या होता है? ये हम सबका एक डिफ़ॉल्ट मूड सेटिंग होती है। यानी कि जो हम अपनी बोरिंग रूटीन में, जब हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है एक्साइटिंग, उस वक़्त
ये जो हमारा मूड होता है, जो हमारे इमोशन सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, वो हमारा डिफ़ॉल्ट मूड होता है या मूड सेट पॉइंट होता है। यूजुअली ये होता है कि जब एक्साइटिंग कुछ होगा, तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड फ़ील करेंगे। अगर कोई सैड पर्सन है जिसका मूड सेट पॉइंट सैड है, तो वो थोड़ी देर के लिए एक्साइटिंग फ़ील करेगा, लेकिन जैसे ही वो इवेंट ख़त्म हुआ, थोड़ी देर के बाद वो वही अपने सैड मूड में आ गया। जैसे कोई हैप्पी पर्सन है, उसकी लाइफ़ में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, थोड़ी देर के लिए उसको एक झटका लगा, उसको बुरा लगा, उसके बाद वो दोबारा से अपने उसी सेट पॉइंट पे, बेस लाइन पे वापस आ गया। अब ये मूड सेट पॉइंट कैसे बनता है? ये बनता है हमारे बचपन के हालात से, हमारी डेली रूटीन से, हमारी आदतें, हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे रिश्तेदार कैसे हैं, इसमें जेनेटिक्स का भी रोल होता है, केमिकल्स भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे इस मूड सेट पॉइंट को डेवलप करते हैं। बचपन में ये जल्दी होता है, जब बच्चे क्योंकि बहुत जल्दी अडैप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, तो उनका जल्दी ये मूड डेवलप हो जाता है। लेकिन बड़े होके एडल्टहुड में इसको थोड़ा टाइम लगता है बनने में। और जैसे अभी हमें अगर अपना मूड सेट पॉइंट चेंज करना है, तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें रिपीटेड एक्सपोज़र बार-बार करने से फिर जाके कहीं ये हमारा सेट पॉइंट बेहतर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेहतर नहीं हो सकता। आई थिंक न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में हम सब जानते हैं, तो ये बेहतर हो सकता है। अब हमें कैसे मालूम होगा कि हमारा मूड क्या है? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। इसके लिए बहुत आसान है कि हम डेली अपने मूड को एनालाइज़ करें। सबको पता होता है नॉर्मल रूटीन में कि हमारा क्या मूड है। ज़्यादातर हमें बुरा लग रहा होता है या हम खुश होते हैं, किस तरह का मूड होता है, और मूड चार्ट इसमें बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि अच्छा मैं इस तरह से फ़ील करती हूँ। और मैंने इमोशनल व्हील भी शेयर किया हुआ है, तो उसको भी नहीं, अफ़ज़ल होने की कोई बात नहीं है। ये चीज़ें अभी जब मैं आगे बताऊँगी ना, तो आपको समझ में आएँगी कि ये चीज़ें ही हमारे लिए ना सबसे बड़ी नेमत होती हैं। तो हाउ टू रीसेट दिस डिफ़ॉल्ट मूड सेटिंग? अब पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि हमने इस मूड को रखना है या छोड़ना है, क्योंकि अगर हैप्पी मूड है, तो वेल एंड गुड, कोई मसला ही नहीं है, फिर तो हमने रखना है। अगर हम कंटेंटेड फ़ील करते हैं, तो हमें रखना है, हमें छोड़ना तो नहीं है उसको। लेकिन अगर मैं बेचैन हूँ, परेशान या उदास रहती हूँ, या फिर मुझे समझ नहीं आता कि मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ, या मैं लोनली फ़ील करती हूँ, या मुझे बस बुरा लग रहा है, तो मैं खुद को बेबस महसूस कर रही हूँ, मैं क्या करूँ कि ये ठीक हो जाए, या कम से कम मुझे समझ में आ जाए कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। इसको ठीक करने के, इसको रीसेट करने के 2 तरीके हैं, 2 लेवल पे हम इसमें काम करते हैं। एक फ़िज़िकल या फ़िज़ियोलॉजिकल लेवल पे। स्लाइड आगे कीजिएगा मिसबा, अगर आप सुन रही हैं तो। हाँ, तो एक तो हम इसको बॉडी के लेवल पे काम कर रहे हैं, यानी जब हमारे साथ कोई भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, कोई ट्रॉमा होता है, कोई ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं और हमारे मूड्स बहुत ज़्यादा हाइज़ एंड लोज़ पे चले जाते हैं। तो होता ये है कि बेसिकली हम अपनी बॉडी से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमें अपनी बॉडी को कनेक्ट करना है माइंड के साथ। जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं या हम अपने जिस्म को हरकत देते हैं, तो हम अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि हम कंट्रोल में हैं। मुख्तलिफ़ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमारे मूड को बेहतर करते हैं। सनलाइट एक्सपोज़र रोज़ अगर थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए भी हो,
तो ये हमारे मूड को बेहतर करता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं। अब मैं इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि ये खुद एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है और इसको हम कवर कर चुके हैं 5 AM क्लब बुक से के जो सेशंस हुए थे और मॉर्निंग रूटीन के जो सेशन थे उसमें हम ये सारी बातें कर चुके हैं। अगर मैं अभी बात करूँगी तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। अच्छा, डाइट पर भी बहुत बात हो चुकी है। लीविंग और होल फूड खाना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए और जंक फूड से तो मूड पे बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है, इसलिए इसको ऐसे इग्नोर किया करें जैसे कोई बहुत उधार मांगने वाला दोस्त होता है ना, उसको इग्नोर करते हैं आप। और इसके बारे में एक कहावत भी है कि फिक्स योर गट फिक्स योर मूड। तो अब हमने असल में जो काम करना है वो हमने माइंड के लेवल पे करना है। काम दोनों पे करना है लेकिन उसके बारे में बात हो चुकी है, इसलिए मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। दोनों को साथ लेके चलना है। माइंड के लेवल पे जो हम असल में खुद से मिलेंगे और जिस प्रैक्टिस से इंशाल्लाह हम सेल्फ अवेयर हो जाएंगे अपने हमारे जो जज्बात हैं उसके पीछे जो स्टिमुलस है, जो हमारे जज्बात को ट्रिगर करता है, उस वजह को जानने के काबिल हो जाएंगे। और कुछ चीज़ें आगे बढ़ने से पहले नोट कर लें कि ये करते हुए हमें खुद से लड़ना नहीं है, क्योंकि इमोशंस पॉजिटिव या नेगेटिव, अच्छा या बुरा नहीं होते। हमने इनको लेबल नहीं करना है। ये हमारे लिए काम करते हैं, ये हमारी बेहतरी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये अल्लाह ने हमें दिए हैं क्योंकि ये ज़रूरी थे। इनके बगैर हम इस दुनिया को महसूस ना कर पाते। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा मिस बाब। नेक्स्ट, इमोशन व्हील वाली। अच्छा, ये मैंने व्हील ग्रुप में भी सेंड किया था। ये हमारे जज्बात का पहिया है। इस जज्बात के पहिए में हम रोज़ घूमते रहते हैं। इसके जो इनर सर्कल है उसमें बेसिक इमोशंस हैं जिनके बारे में हम मोस्टली जानते हैं, 7 बेसिक इमोशंस। फिर सेकेंडरी इमोशंस हैं और फिर कोर इमोशंस हैं जो डीपर लेवल पे होते हैं। और इनको आज हमने डिकोड करना है और इनसे पूछना है कि भाई आखिर कहना क्या चाहते हो हमसे। तो अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो मैं ये कहूँगी कि नोटबुक लेके बैठे, क्योंकि हमने कुछ मासूमाना से सवाल पूछने हैं और उन सवालों को लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लिखेंगे तो मिस हो जाएगा। तो पहला सवाल है, व्हाट इमोशन एम आई फीलिंग राइट नाउ। इस यानी कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ। मुझे आइडेंटिफाई करना है अपने उस इमोशन को। इस व्हील को देखते हुए हम इजीली अपने इमोशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर कुछ बुरा लग रहा है तो मैं बैड महसूस कर रही हूँ। अब मैं सेकेंडरी इमोशन में अगर देखूंगी तो क्या मैं स्ट्रेस्ड फील कर रही हूँ। ठीक है, मैं स्ट्रेस्ड फील कर रही हूँ। अब मैं ओवरवेल्म फील कर रही हूँ, आउट ऑफ कंट्रोल फील कर रही हूँ। आज क्योंकि मेरे काम ज़्यादा थे तो मैं आज ओवरवेल्म फील कर रही थी, इसलिए मैं ओवरवेल्म की एग्जांपल ले रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछना है कि क्या मैंने पहले भी ये इमोशन महसूस किया है। अगर मैंने किया है तो कब किया है। हो सकता है मैंने रिसेंट पास्ट में इसको फील किया हो सकता है बचपन में भी किया हो। तो मैं वो सारे इवेंट्स जो जो मतलब मुझे याद आते हैं मैं उन सबको लिखूंगी कि ये इमोशन कब कब मैंने फील किया है और मैं इस इमोशन से फेमिलियर हूँ या नहीं हूँ, या
ये इमोशन मेरे लिए नया है। ज़्यादातर इमोशन हम जो फ़ील कर रहे होते हैं, वो ये सारे इमोशन नहीं होते इमोशन व्हील वाले। हम सिर्फ़ 3-4 इमोशंस ही बार-बार रिपीटेडली फ़ील कर रहे होते हैं। तो हम जब इस बारे में ये समझ जाएँगे कि अच्छा ये तो इसको तो मैं जानती हूँ, ये तो मैंने पहले भी फ़ील की है। अब अगला सवाल हम पूछेंगे कि व्हाट ट्रिगर्ड दिस इमोशन? ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे इस इमोशन को ट्रिगर करती है? ऐसा क्या है इसके पीछे जिसकी वजह से ये इमोशन बार-बार आता है? इसके लिए आपको अपने पास्ट में जाना पड़ेगा और इस इमोशन की रूट कॉज़ को ढूँढना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये इमोशन रेगुलेशन के लिए है। यहाँ पे एंगर मैनेजमेंट के लिए ये हो सकता है अगर किसी का नॉर्मल लेवल पे अगर गुस्सा आता है, तो उसके लिए ये वर्क कर सकता है। लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हर वक़्त ही गुस्से में रहता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर एंगर थेरेपी होती है। उसमें लेयर बाय लेयर उ बहुत सारे क्योंकि उसके इश्यूज़ होते हैं। गुस्सा खुद एक इमोशन नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे इमोशंस को अपने अंदर लिए हुए होता है। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर एंगर थेरेपी अलग से लेनी होती है। ठीक है? मुझे भी गुस्सा आता था। हम ज़्यादातर अपने इमोशंस को गुस्से के ज़रिए ही बयान कर रहे होते हैं। उसका इज़हार हम गुस्से से कर रहे होते हैं। लेकिन वो ऐसा गुस्सा नहीं होता कि आप हर वक़्त ही उसी गुस्से में हैं और आपको अंदर से एक हर वक़्त गुस्सा फ़ील हो रहा है। तो जब आप ये करेंगे तो आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा कि ये एंगर थेरेपी की ज़रूरत है या जस्ट एक नॉर्मल है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जब अपने पास्ट में जाना पड़ेगा और ये बहुत पेनफुल होने वाला है। मैंने जब ये किया था तो मैं काफ़ी एक नमनेस वाली फ़ेज़ में चली गई थी, काफ़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं और मैंने पास्ट की तकरीबन हर चीज़ लिखी, हर बंदे के बारे में लिखा। जहाँ-जहाँ मुझे तकलीफ़ हुई थी, जहाँ-जहाँ मुझे अ, मेरे ट्रॉमा में किसका किरदार था, क्यों था, क्या हुआ था, मुझे ये इमोशन क्यों फ़ील हो रहा है या बचपन में मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने हर चीज़ लिखी और उसके बाद तकरीबन ढाई 3 महीने मुझे इससे निकलने में लगे। लेकिन उससे हुआ ये कि मुझे अब पास्ट की चीज़ें ज़्यादा परेशान नहीं करती। मेरे अंदर वो जो ओवरथिंकिंग वाला एक जो फ़ेज़ आता था ना पास्ट की वज़ह से, वो पास्ट की वज़ह से काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो गया। मैं मूव ऑन कर गई उससे, कि पहले कुछ भी करती थी तो पास्ट की बात आती थी कि अच्छा पास्ट में ये हुआ था तो अब ऐसा ना हो जाए या वो डर या वो खौफ, तो वो वाली चीज़ें वो ख़त्म हो गई, ये वाली चीज़ करने के बाद। तो ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर कहीं पे आप स्टक हैं और आपको लगता है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे और आप पास्ट के बारे में ख़ास तौर पे आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, पास्ट आपको तकलीफ़ देता है या आपको पास्ट के बारे में सोच आती है, वहाँ पे उस पॉइंट पे आप इसके लिए ये पॉइंट करना, ये क्वेश्चन करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिसके लिए नहीं है मसला, जिसको लगता है कि पास्ट उसके लिए नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आपको लगे कि आप नहीं सामना कर पाएँगे, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ओवरवेल्म फ़ील कर रही हूँ, तो मैं पूछूँगी कि ऐसा क्या है कि मुझे बार-बार ये महसूस होता है? ये असल में तब फ़ील होता है ओवरवेल्म वाला इमोशन, जब हर चीज़
आपके ऊपर ना हावी हो रही होती है, बहुत कुछ करना होता है और कोई एक्सटर्नल प्रेशर होता है या फिर इमोशनल ओवरलोड होता है, तो ये ओवरवेल्म वाली फीलिंग आने लगती है। ये स्टेम करता है परफेक्शनिज़्म से या फ़ियर ऑफ फेलियर से। इसको हमारा जो खौफ है ना कि कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊँ, कहीं मैं लोग मुझे जो है ना देखेंगे और कहेंगे कि तुम तो कुछ कर नहीं सकती। इससे फिर ये वाला इमोशन ट्रिगर होने लगता है। हमारे बचपन में इसकी रूट कॉज़ हो सकती है कि बचपन में चूँकि हम बहुत छोटे थे, हमें किसी ने कोई काम दिए होंगे, बहुत सारे काम दे दिए होंगे और हम उसको करने की एबिलिटी नहीं थी हमारे अंदर, तो हमारी कोई मदद भी नहीं करता था, तो हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फ़ील करते थे और हम वो कर नहीं पाते थे और जब हम वो कर नहीं पाते थे, तो हमें बुरा फ़ील करवाया जाता था। इतना सा तो काम दिया था, आप वो भी नहीं कर पाए और अब तो हमारे अंदर वो एबिलिटी है, लेकिन वो इमोशन अब भी हमारे साथ है कि हमारी बॉडी ने उस इमोशन को स्टोर किया हुआ है, अब भी वो हमारी बॉडी में मौजूद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछना है, वेयर डू आई फ़ील दिस इमोशन इन माय बॉडी? मेरी बॉडी में ये इमोशन कहाँ पर फ़ील होता है मुझे? विदाउट जजमेंट जस्ट फ़ील करना है अपने इमोशन को। क्योंकि जब क्वेश्चन नंबर 3 को प्रोसेस करेंगे, तो हमारे अंदर वो फीलिंग्स जनरेट होंगी। क्योंकि हमारी बॉडी को याद है, हमारी बॉडी कुछ भी नहीं भूलती है, उसको हर चीज़ याद है। हमने डिफेंस मैकेनिज़्म्स के थ्रू उसको रिप्रेस कर दिया है, लेकिन उसको याद है अब भी। तो जब वो सारी बातें आप याद करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो उसको याद आ जाएगा। फिर आपकी बॉडी में कुछ सेंसेशंस जनरेट होंगी। तो जब वो सेंसेशंस जनरेट होंगी, तो आपने जस्ट पुरसुकून होके बैठना है और सिर्फ़ अपनी बॉडी को ऑब्ज़र्व करना है कि मेरी बॉडी में ये इमोशन मैं कहाँ पे फ़ील कर रही हूँ। वो हो सकता है आपको सर में फ़ील हो, सर भारी होने लगे। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा हो और आँसुओं का गोला फँसने लगे गले में। हो सकता है सीना तंग होने लगे, चेस्ट में फ़ील हो सकता है स्टमक में फ़ील हो। जहाँ पर भी वो फ़ील हो रहा है, उसको एनालाइज़ करें, उसको देखें, इस तरह से देखें कि एक एनर्जी की सूरत में है और ये यहाँ पर मौजूद है। और अपने उसको उसकी प्रेज़ेंस को फ़ील करके उसको जस्ट इतना कहना है कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तुम यहाँ पर मौजूद हो और मैं तुम्हें यहाँ पे रहने की इजाज़त देती हूँ। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमने पूछना है कि व्हाट इज़ दिस इमोशन ट्राइंग टू टेल मी? हर इमोशन हमें कुछ बताना चाह रहा होता है। अल्लाह ताला ने ये जो इतनी प्यारी दुनिया बनाई है ना, हमारे अंदर भी एक दुनिया चल रही है। तो ये जो जज़्बात की दुनिया जो हमारे अंदर चल रही है, वो हमें कुछ बता रही है। वो हमसे कुछ कहना चाह रही होती है। तो ये इमोशन भी हमें कुछ बता रहे हैं। जब हम इनसे पूछेंगे, तो ये हमें बताएँगे। क्या ये किसी चीज़ से मेरी हिफ़ाज़त कर रहा है ये इमोशन? क्या मेरी किसी ऐसी ज़रूरत के बारे में बता रहा है, जो पूरी नहीं हुई? जैसे ओवरवेल्म का जो इमोशन है, ये बता रहा है कि नादिया तुम ना कुछ भी ना करो। अगर तुमने कुछ किया ना, तो तुम फ़ेल हो जाओगी और अगर तुम फ़ेल होगी ना, तो तुम्हें तकलीफ़ होगी, लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, लोग तुम्हें जज करेंगे। तो इससे बेहतर है कि तुम कुछ भी ना करो, कि बहुत सारा काम है, तुम नहीं कर सकती। अब जब वो इमोशन हमें ये कहानी बता रहा है, तो हमने इसको किस तरह से दूर करना है?
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे, व्हाट इज द न्यू स्टोरी? अब नई कहानी क्या है? अब मैं इस फीलिंग को खत्म करने के लिए क्या करूं? क्योंकि मेरे इमोशन तो मुझे एक नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं। वो भी मेरी हिफाजत के लिए कर रहा है, लेकिन वो मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं नेगेटिव नहीं फील करना चाहती, मैं अपना काम भी करना चाहती हूँ, मैं पॉजिटिव भी फील करना चाहती हूँ। हर इमोशन जब हमें फील होता है ना, तो शुरू में जस्ट फॉर 90 सेकेंड के लिए अपनी असल हालत में हमें फील होता है। जो बुरा अच्छा लगा या बुरा लगा, 90 सेकेंड में जो भी फील हुआ ना हमें, वो सच है। उसके बाद हमने जो भी फील किया, वो हमारे अपने दिमाग की कहानी होती है। हम जो कहानी अपने आप को सुनाते हैं, वो उसको या तो उस इमोशन को वीक कर देगी या उसको स्ट्रॉन्ग कर देगी। अब अगर मैं ये देखूं कि ओवरवेल्म्ड हूं अगर मैं, तो मैं अपने आप को क्या नई कहानी सुनाऊं ताकि मेरी ये फीलिंग खत्म हो सके। ओवरवेल्म्ड का ऑपोजिट है ऑर्गेनाइज कर लेना। मैं अपने काम को ऑर्गेनाइज कर लूंगी, तो मेरी ये फीलिंग खत्म हो जाएगी। मैं किसी से मदद मांग लूंगी और मैं अपने आप को ये कहानी सुनाऊंगी कि मैं ये कर सकती हूँ। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। सूरह यासीन की आयत है, आयत नंबर 36, जिसके बारे में हम ग्रुप में भी डिस्कशन कर रहे थे। अल्लाह ताला ने ना हर चीज़ पेयर में बनाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने नबातात, हैवानात और वो चीज़ें जिनको तुम नहीं जानते, हर चीज़ की पेयर है। जैसे मर्द औरत, दिन रात, अच्छा बुरा, रोशनी अंधेरा। अंधेरा रोशनी ना होने का नाम है। हर चीज़ के अपोजिट हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलके एक बैलेंस कायम कर रहे होते हैं, और इसी बैलेंस के साथ ये दुनिया चल रही है। इसी तरह से जज्बात के लिए शॉर्टकट है कि जो मैं फील कर रही हूँ, मैं उस अगर नेगेटिव में फील कर रही हूँ, तो मैं उसके अपोजिट अपने आप को एक कहानी सुनाऊँ जिससे मैं अच्छा फील करूँगी। ओवरवेल्म का अपोजिट है ऑर्गेनाइज्ड, इन कंट्रोल। डिफेंसिव का, अगर हम कम्युनिकेशन में डिफेंसिव हो रहे हैं, जैसे कि हम ग्रुप्स में हो जाते हैं, उसका अपोजिट है ओपन टू कम्युनिकेशन। अगर मैं एंशियस फील कर रही हूँ, तो उसका अपोजिट है रिलैक्स। अगर मैं वरीड हूँ, तो उसका अपोजिट है पीस। अगर मैं हेल्पलेस फील कर रही हूँ, उसका अपोजिट है हेल्पफुल। अब ये जो कहानी मैंने सुनानी है, तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारा दिमाग बड़ा ही बुद्धू सा है, बड़ा बेवकूफ़ सा है। ये एक अंधेरे कमरे में बंद है, अंधेरी खोपड़ी में रह रहा है, और इसको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। हम इसको जो सिग्नल बाहर से दे रहे हैं, ये इसी को सच समझ रहा है। इसको रियलिटी और इल्यूजन का फ़र्क नहीं पता। और ये बातें अगर आप इस तरह का कंटेंट फॉलो करते हैं, तो सोशल मीडिया पे भी बहुत बार आपने सुना होगा। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि हम जो कहानी अपने आप को सुनाएँगे, वो कैसे सुनाएँ? इस कहानी का सच होना ज़रूरी नहीं है। हमें अपने आप को वो देना है जो हमें चाहिए। हमें खुद को खुद तवज्जो देनी है, हमें खुद को खुद मोहब्बत देनी है, हमें खुद को खुद सुकून देना है। हमने खुद इस अपने माइंड में अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम फ़ीड करना है कि सारा दिन हम लोगों की बातें सुनते हैं, सारा दिन हम दूसरों के दिए हुए प्रोग्राम पे चल रहे होते हैं, लेकिन अब हमने खुद अपनी
अगर बचपन में हमें डाँटा जाता था या बाद में हम किसी ऐसे हालात में रहे, हमारी मजबूरी हो गई, हमें ऐसे हालात में रहना पड़ा कि हमने बहुत ज़्यादा ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हमने वक़्त गुज़ारा और वहाँ लोग हमें बातें सुनाते थे, ताने देते थे, बुरा फ़ील करवाते थे। तो होता ये है कि हम ना अनकॉन्शियसली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारा माइंड भी हमें उसी तरह की बातें, उसी तरह के ख़्याल रिपीट करने लगता है। जब हमसे कोई गलती होती है ना, या जब हमने कोई काम सोचा होता है कि हमें ये काम ऐसे करना है, तो वो काम अगर हमसे ना हो सके या हमने सुबह जल्दी उठना था, हम सुबह जल्दी नहीं उठ सके, तो हम खुद को क्या कहते हैं? अंदर ही अंदर कहीं हम ये तो नहीं करते कि उफ़! क्या किया मैंने? उफ़! तुम्हें समझ नहीं आती, तुम क्यों नहीं उठी? तुमने तो कहा था जल्दी उठो, आज फिर जल्दी नहीं उठ सकी हूँ मैं। इस तरह की बातें, इस तरह से हम डाँटते हैं क्या अपने आप को? या हम खुद से बात करना छोड़ देते हैं, हम खुद को अकेला छोड़ देते हैं, हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आज के बाद आपने इस पे गौर करना है कि हम खुद से बात कैसे करते हैं। असल में जो हमारे अंदर ख़्याल चल रहे होते हैं, जो एक सारा दिन हम सोच रहे होते हैं, वो हम अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। अभी अगर हम एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट करें ना, मैं अपने आप को कहती हूँ, अच्छा चलो मैं देखती हूँ मेरा दिमाग क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ अपने आप से। और मैं ज़रा दिमाग को रोक के सोचती हूँ, 1 सेकंड के लिए हमारा दिमाग जो ये सोचों का सिलसिला है ना, वो रुक जाएगा। 1 सेकंड के लिए बहुत थोड़ी-सी देर के लिए रुकेगा, क्योंकि लेकिन इसको सोचने की आदत है तो ये फिर शुरू हो जाएगा। उस 1 सेकंड को इस्तेमाल करते हुए सही सवाल पूछ लें, तो माइंड दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। अब हम अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। अ, ये लग रहा होगा कि बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है कि खुद से बात करें करें, लेकिन ये सच है और ये एक्चुअल में काम करता है। तो अब हम छोटी-सी ना सेल्फ चेक-इन हम रखेंगे इसके लिए। जो भी मैंने आपको पीछे सवाल बताए, वो सवाल ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ देने हैं, वो आप सारी ज़िंदगी के लिए आपने उसको अपने सफ़र का हिस्सा बनाना है और दिन में सिर्फ़ 5 मिनट, 10 मिनट के लिए अपने आप से वो सवाल करें। दिन में किसी एक वक़्त भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त आप देखें और हर वक़्त आप खुद को ऑब्ज़र्व करें, तो ऐसा नहीं करना है। दिन में कोई भी एक वक़्त रख लें, जो भी आपके लिए सूटेबल हो और उस टाइम आपने ये सवाल करने हैं। और अपने आप को कोई ना कोई लाइन देनी है, जो भी आपकी लाइफ़ की प्रॉब्लम चल रही है। जैसे-जैसे आप अपने आप से बात करना शुरू करेंगे ना, और ये आपने बोलना है इतने इतनी आवाज़ के साथ कि आप सुन सकें। जब आप क्योंकि हम इस यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम अपने सेंसेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अपने सेंसेस के थ्रू हम अपने माइंड में प्रोग्राम फ़ीड कर रहे हैं। बोलकर, सुनकर, लिखकर, देखकर, ये सारे अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए, क्योंकि हमारे जो पहले भी प्रोग्राम फ़ीड हुआ हुआ है ना, वो भी इसी तरह से हुआ हुआ है। लेकिन पहले नेगेटिव चीज़ें फ़ीड कर रहे थे, अब हम पॉज़िटिव चीज़ें फ़ीड कर रहे हैं। मैं मिरर में देख के अपने आप को कुछ लाइन्स कहती हूँ, जैसे कि मैंने अपने लिए जो लाइन्स बनाई हुई है कि नादिया, अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़िंदगी में जहाँ पर लाना था ना, तुम अभी उसी मकाम पर हो और आज अल्लाह ताला ने आज तक तुम्हारा साथ दिया ना, तो वो आगे भी तुम्हारा साथ देगा। और मैं एक और चीज़ अपने आप को ज़रूर बताती हूँ कि वो जो पास्ट के ट्रॉमाज़ हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं,
बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस है, बहुत नेगेटिव लोग मिले, बहुत कुछ हुआ, लोगों ने बहुत बुरा किया, ये वो मेरे लिए मेरा खजाना है। अगर वो मुझे ना मिलता तो आज मैं यहाँ ना होती। मुझे उसकी वजह से जो मिला है वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। तो मैं उसके लिए एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में जाती हूँ। अब मैं सेल्फ सिंपैथी वाली फीलिंग में नहीं जाती। जब मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस लिखे थे ना, और उसको जब मैंने थर्ड पर्सन की तरह एनालाइज करना शुरू किया, तो मेरे आंसू बह रहे थे, और मैं इतना ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर भर गया था, या अल्लाह, कसूर तो मेरा था। मैं तो इतनी नेक भी नहीं थी, और आपने मुझे इतना साथ दिया, आपने मेरा इतना ख्याल रखा। थैंक यू अल्लाह ताला। तो इस तरह के लाइन्स, ऐसी पॉजिटिव चीजें, ऐसी पॉजिटिव फीलिंग्स आप जब अपने आप को देना शुरू करेंगे, कुछ दिन के बाद आपको फील होगा कि कुछ चेंज हो रहा है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है। दूसरी लाइन जो मैं अपने आप को देती हूँ कि मुझे अपना इमेज लोगों के सामने नहीं बनाना है। लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपना इमेज अल्लाह ताला के सामने अच्छा रखना है। ये सेशन करने से पहले भी पहले मेरा था कि अच्छा मैं ना सदके के लिए कर रही हूँ, कि अच्छा सदका जारिया हो जाएगा, लोगों का किसी का भला हो जाएगा, ये हो। फिर जब मैंने अपने सामने अपने आप को आईने में देख के पूछा कि नादिया क्या वाकई ऐसा है, तो जवाब आया नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ये कर रही हो क्योंकि तुम सोसाइटी में इज्जत चाहती हो। तुम चाहती हो सोसाइटी में वैल्यू ऐड करूं, और उस वैल्यू को ऐड करने से तुम्हें सोसाइटी में इज्जत मिले। लेकिन नादिया, तुमने अपनी नीयत ठीक रखनी है। तुमने अपना इमेज अल्लाह के सामने बनाना है। तुमने लोगों के सामने इमेज बनाने के लिए झूठ नहीं बोलना। तुमने सच्चा रहना है। जो आयत मैंने शुरू में सेशन शुरू करते हुए पढ़ी, किसी भी महफिल में जाते हुए ये आयत ज़रूर पढ़ा करें। इसके इसका मफहूम यही है कि हम जहाँ अल्लाह हम जहाँ भी जाएं, अब हम इस सच्चाई के साथ दाखिल हों और सच्चाई के साथ उससे बाहर आएं, और अल्लाह की मदद हमारे साथ हो जाए। अब हमें एक ऑथेंटिक पर्सन बनना है। ऑथेंटिक लोग कौन होते हैं? क्या वो होते हैं जो दूसरों के सामने सच बोलते हैं? नहीं। दूसरों के सामने आप बहुत ज़्यादा सच नहीं बोल सकते। दूसरों को आप नहीं दिखा सकते अपनी हर साइड। दूसरों के सामने आप इतने वल्नरेबल नहीं हो सकते जितना आप अपने साथ हो सकते हैं। समटाइम्स आप अपने वालिदैन के साथ भी नहीं हो सकते। आप अपने बहन भाइयों के साथ भी नहीं हो सकते। जो हमारे शैडो पार्ट होता है ना, हमारे अंदर की डार्कनेस होती है, हम किसी को नहीं दिखा सकते। जो हमारे अंदर एक वसवसे चल रहे होते हैं, जो हमारा नफ्स हमें कह रहा होता है, तो हमने अपने आप से सच बोलना है। हमने जब खुद अपने आप का सेल्फ चेक इन करना है ना, तो हमने खुद से सच बोलना है। इससे क्या होगा? इससे हम अपने नफ्स से लवामा की स्टेज पे आ जाएंगे। क्योंकि अभी इस वक्त मुझे लगता है, मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मुझे अपने लिए लगता है कि नफ्स लवामा में भी हम शायद एक अपसेट गिल्ट में हैं। हमें नहीं पता होता कि हम जो कह रहे हैं क्या वो सच है या नहीं है। हम उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है। हम बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन देने की आदी हो चुके हैं। अच्छा, तो सबसे ज़रूरी बात, अब ये सब तो हमने अपने लिए कर लिया। भैया अब हम दूसरों का क्या करें? हम दूसरों की बातों से कैसे जान छुड़ाएं? दूसरे तो हैं ना, वो तो हर वक्त हमें बोल रहे हैं, वो तो हर वक्त हमें बुरा फील करवा रहे हैं। वो तो ये है कि सोशल मीडिया पे भी आप लोगों ने बार बार सुना होगा
कि अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को ना दें। क्या मतलब है इस बात का? हमारे ज़ात में ना लोगों को पता होता है कि अच्छा हम ना इसको ये बोलेंगे और ये बंदा ना फ़ौरन से ट्रिगर हो जाएगा, और वो कोई ना कोई ऐसी बात बोलते हैं और हम फ़ौरन से भड़क उठते हैं। अब हमने अपने ना उन बटन्स को पहचान लिया जब हमने पीछे सारी एक्सरसाइज़ेज़ कर ली। हमें अपनी समझ आ गई है। जब हमें अपनी समझ आ जाती है तो हमें दूसरों की भी समझ आने लगती है। अब इसमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनका कोई इलाज ही नहीं होगा हमारे पास, और हम बाकी दूसरों को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन दूसरों की बुरी आदतों से हम खुद को इमोशनली डिटैच कर सकते हैं। कैसे? उनको स्टडी करना शुरू करें कि ये लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, क्यों करते हैं, उनके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं। उनको उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें, उनकी पर्सनैलिटी को एनालाइज़ करें और फिर उनके साथ कम्युनिकेट करें। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आप इज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो ओपन टू कम्युनिकेशन होते हैं। कुछ लोग अवॉइडेंट होते हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो उनके लिए आपको अपने कम्युनिकेशन वेज़ को तब्दील करना होगा और उन पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और कोशिश करते रहना पड़ेगी कि आप उनके साथ कम्युनिकेट कर लें, अगर वो आपके घर में मौजूद हैं, आपके बहुत करीबी हैं तो। लेकिन इसके साथ एक और चीज़, कि मैं उनसे क्या सीख रही हूँ। आप शुक्र करें कि वो आपकी ज़िंदगी में हैं, उनसे जो आपने सीखा, वो क्या सीखा। वो लोग असल में हमें सब्र सिखा रहे होते हैं। वो लोग हमारी इमोशनल कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे होते हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ रही होती है। जब हम ये करेंगे, हम उनके बारे में लिखेंगे, उनको स्टडी करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो लोग बेचारे खुद ट्रैप्ड हैं, उनको खुद नहीं पता। तो हमें उन पर रहम आएगा, हमें उनसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा उनके ऊपर। हम अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लेंगे, बड़ी आसानी के साथ डिटैच कर लेंगे, और हमारे अंदर जो बुग़्ज़ और कीना पैदा होता है ना, वो नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो हम बार-बार उसको क्लीन करते रहेंगे, तो एक पॉइंट पे आके इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद के साथ वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि अगर कोई आपका ऐसा दोस्त है या ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रूमिनेशन की आदत है जिनको, जो बार-बार आते हैं और आपके मसले, अपने मसले लेके बैठे होते हैं, अपने मसले डिस्कस कर रहे होते हैं हर वक़्त, और आप उनको सॉल्यूशन बताते हैं, वो उस सॉल्यूशन पे अमल नहीं करते हैं। हर रोज़ उनका कोई नया मसला होता है और आप हर रोज़ उनको सॉल्यूशन बता रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो दोबारा उसी साइकिल में चलते रहते हैं, और उन लोगों के साथ मिलकर आप भी अपने मसलों को डिस्कस करने लगते हैं। ऐसे लोगों को आपने अवॉइड करना है, उनके साथ हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाएँ। अगर कोई करीबी है, दोस्त तो हमारी चॉइस के होते हैं, दोस्तों के साथ अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस भी बना सकते हैं या कोई ऐसे दोस्त हैं तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर कोई रहम के रिश्ते हैं, कोई करीबी रिश्ते हैं, तो उनके साथ आप एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करें। लेकिन ये लोग आपके अंदर का जो एक कीड़ा होता है ना, उस मसले को डिस्कस करने वाला रूमिनेशन का कीड़ा हर बंदे में होता है, वो आपके इस कीड़े को जगा देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। और जो ऐसे लोग हैं जो कि मैनिपुलेट करते हैं, जो कि झूठ बोलते हैं, जिनसे आप बात करते हैं, वो बात करने के लिए तो रेडी होते हैं, लेकिन वो झूठ बोलने शुरू हो जाते हैं सामने से। ऐसे लोगों के लिए भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आपने उनके झूठ पर यकीन नहीं करना है। उनको
उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखना है। मेरी लाइफ में ना बहुत से ऐसे लोग रहे हैं, और अब भी कुछ ऐसे लोग हैं, तो मैंने जब से ये करना शुरू किया ना, तो मैंने मुस्कुरा देती हूँ बस उनकी बातें सुन के, कि ठीक है ये जो कह रहे हैं, क्योंकि उनकी ना, जब मैं बचपन के देखती हूँ कि अच्छा बचपन से इन्होंने लाइफ ऐसी गुजारी है, इनके साथ ये हुआ है, तो समझ में आ जाता है कि अच्छा ये बेचारे तो खुद इस कंडीशन में है, तो इनको कुछ कह नहीं सकते हम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि कोई वैल्यू आप लोग को मिली होगी और आप इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। जज़ाकल्ला। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। हाँ, जब कोई हमारे सामने झूठ बोल रहा होता है तो हमें पता होगा ना, जब हमने उनको स्टडी किया होगा। मैंने अभी बताया ना कि सामने से झूठ कौन लोग बोलते हैं। हाँ, जो हमें पता होगा। जी आपकी जो आपके खिलाफ होते हैं, मतलब जो आपसे जेलस हो रहे होते हैं, वो भी झूठ बोल सकते हैं ना। और हमें पता चल जाता है हम्म, कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस भी हो ही जाता है अगर उनके साथ आप लोग फेस कर रहे हैं तो। हम्म। तो आपको पता हो, जब आपको पता होगा ना, तो आप उनको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि होता ही है ना कि हम उनको कन्फ्रंट करने बैठ जाते हैं कि अच्छा आपने ये किया था, आपने वो किया था, और हमें ना कहीं उम्मीद होती है कि ये हमसे सच बोलेंगे या हम इनसे बात कर लेंगे। ऐसे लोगों के साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ऐसे लोगों का एक ही हल है कि आप उनसे जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, और एक बाउंड्री, एक डिस्टेंस अपना मेंटेन कर लें उनके साथ। और फिर आप मुस्कुराएं जब भी वो बोल रहे हो ना, तो आप उनको रजिस्टर करवा लें कि आपको पता चल रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। उनके साथ ना एक खूबसूरत सी उन्हें स्माइल दे दिया करें। मैं इस तरह से, मेरी एक फैमिली में है, और बहुत ही टॉक्सिक मैनिपुलेटर है वो। उन्होंने हर चीज़ को ट्विस्ट करना होता है, झूठ बोलना होता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। उनकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत नुकसान उठाया है। तो वो ना जब बोल रही होती है, कर रही होती है, मैंने ना उनको पूरा, मैंने स्टडी किया, हर चीज़ मैंने उनकी देखी, पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह हर चीज़। तो पहले मैं उनको कन्फ्रंट करती थी और वो सामने से हर वक्त झूठ, हर वक्त झूठ। अब मैं उनको कुछ नहीं कहती। अब मैं उनसे जनरल टॉपिक्स पे बात करती हूँ, जो मुझे करनी होती है। और वो कुछ कह रही होती है, मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, ऐसा है, अच्छा ठीक है, सही है, सही। तो जब मैं उनको कन्फ्रंट ही नहीं करी, मैं उनकी बात पे यकीन भी नहीं कर रही, मैं कन्फ्रंट भी नहीं कर रही, मैं इमोशनली इन्वॉल्व भी नहीं हो रही। मैंने अपने आप को डिटैच कर लिया हुआ है इमोशनल लेवल पे। मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है सच की। जब तक आपको उम्मीद होगी ना, सच बोलेंगे, ये हमारा साथ देंगे, ये हमारा ख्याल रखेंगे। अगर वो ऐसे केसेस में ज़्यादातर वही लोगों को परेशानी का बायस होते हैं ना, जो हमारे घर में होते हैं, जिनको हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं। नहीं, झूठ बोलना एक आदत से ज़्यादा ये एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे लोग बोलते हैं। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है, तो उन्होंने ये सीखा होता है कि मैंने अगर अपनी इज्जत बनानी है ना, तो मैंने झूठ बोल के बनानी है, और झूठ बोलने से मुझे इज्जत मिलेगी, वरना मुझे इज्जत नहीं मिलेगी। तो वो बेचारे ना बीमार होते हैं। आप जब उनको इस तरह से देखोगे ना कि ये बेचारे खुद तकलीफ में है, तो आपको उनसे सिंपैथी होने लगेगी। और कोई क्वेश्चन?
क्या आप ही मेरा ये क्वेश्चन है कि इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है? हमने इमोशन को कंट्रोल करना ही नहीं है, हमने इनको मैनेज करना है। सही टाइम पे सही इमोशन दिखाना है हमने। अब जैसे आप ये करना शुरू करेंगे ना, ये एक्सरसाइज, तो आप नोट करेंगे कि आप ना अवेयर होते जा रहे हैं। जैसे घर में कोई बात हुई ना, और मेरे साथ ये होता है कि अब भी ऐसा नहीं है कि मैं 100% कोई ठीक हो गई हूँ और मुझे गुस्सा नहीं आता या मैं ट्रिगर नहीं करती। कोई ऐसी बात होती है और मैं ट्रिगर करती हूँ, गुस्सा आता है, थोड़ी देर का होता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है? तो लेकिन मैं ना कुछ सेकंड्स में ही अपने आप को पॉज़ वाली स्टेज पे ले जाती हूँ कि मैं खुद को रोक लेती हूँ और अपने आप से सवाल करती हूँ कि मुझे क्यों गुस्सा आया? तो जब मैंने ये पूरा प्रोसेस किया हुआ है ना, अब मुझे समझ में आ जाता है कि अच्छा, मुझे इसलिए गुस्सा आया। मोस्टली मुझे जिन चीज़ों पे गुस्सा आ रहा होता है, वो ये होता है कि अनसर्टेनिटी में, मुझे अचानक से कोई काम बोल देना, क्योंकि मैं बहुत ऑर्गेनाइज़ और बहुत प्लान्ड पर्सन हूँ। मैं हर चीज़ को बहुत प्लान करके चलती हूँ, बहुत ऑर्गेनाइज़ वे में मुझे करना पसंद है। तो मुझे अचानक से जब कोई बोल देना, तो मैं एकदम से ट्रिगर होती हूँ। तो मुझे समझ आ गया अपना ट्रिगर पॉइंट। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ रखूँ, और अगर नहीं भी हो रही कुछ भी, तो ऑब्वियसली अगर आप घर में रहते हैं, आपको कोई काम करने होते हैं, तो हर चीज़ वेल प्लान्ड नहीं हो सकती। तो मैं अपने आप को फिर ये कहती हूँ कि नादिया, तुम्हारी मर्ज़ी से हर चीज़ नहीं होंगी, ये ज़िंदगी है, इसमें अप्स डाउन्स होंगे, इसमें अचानक से कुछ हो सकता है। सो यहाँ पे तुम गलत हो, तुम्हें ये गुस्सा इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो मैं अवेयर हूँ अपने बारे में कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे बुरा क्यों लग रहा है। अब अगर मेरी फैमिली में कोई बंदा ऐसा है जो कि एक एहसास कमतरी का शिकार है, वो अपने कॉम्प्लेक्स में, अब वो मुझसे किसी भी मामले में आके गुस्सा कर रहा है, कोई बात कह देता है, कुछ करता है, तो मैं ना अपने आप को कहती हूँ, हाय बेचारा, तो खुद कॉम्प्लेक्स का शिकार है, मैं इस पे क्या गुस्सा करूँ, इसको क्या बोलूँ? समझ रही हैं आप बात? कि आपको समझ आने लगती है, आप अवेयर होने लगते हैं। अपनी समझ आ जाए ना, तो आधे मसले तो वैसे ही हल हो जाते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और कोई क्वेश्चन? जी, आप ही आ रही है समझ, हाँ जी आ गई कि मैनेज करना सीखें, कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरों को तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। दूसरे अगर आप ये सोचेंगे ना, तो आप खुद अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर लेंगे। दूसरों को नहीं कर सकते। आप कैसे एक अडल्ट को कैसे बदल सकते हैं? जब तक इंसान खुद ना चाहे, वो ठीक नहीं हो सकता। तो दूसरों को कंट्रोल करने की फिक्र ही छोड़ दें। वो जैसे हैं उन्हें रहने दें, और उनके ना मामलात में ज़्यादा इंटरफेयर ना किया करें। और कोई क्वेश्चन? आई थिंक सबको क्लियर है, तो हम एंड करते हैं सेशन को। जज़ाकल्लाह एवरीवन फॉर जॉइनिंग। अल्लाह हाफिज़।